हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BESE 142 यानी जीवन पर्यंत अधिगम। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड आसानी से सर्च कर सकते हैं, असाइनमेंट एंड गेस्ट पेपर को इजीली परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिनको आपने हमारी क्लासेस के साथ कवर कर लिया तो आप भी अपने एग्जाम में 90 प्लस स्कोर आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर आपको वेबसाइट पे दिया गया है। आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके असाइनमेंट, गेस्ट पेपर एंड नोट्स को इजिली परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BESE 142 यानी जीवन पर्यंत अधिगम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो पहला प्रश्न रहने वाला है वो ये है कि उपयुक्त उदाहरणों के साथ गरीबी और जीवन पर्यंत अधिगम के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए। तो देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें आपकी गरीबी की और जीवन पर्यंत अधिगम के बीच में क्या संबंध है, इस प्रश्न में हमें ये बताना है। तो देखो, गरीबी और जीवन पर्यंत अधिगम का आपस में एक बहुत गहरा संबंध है। जीवन पर्यंत अधिगम का अर्थ क्या है कि व्यक्ति जीवन भर नई नई बातें सीखता रहे, अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाता रहे। वही गरीबी केवल आय की कमी नहीं है, बल्कि आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अवसरों की कमी भी है। यदि लोगों को यहाँ पे सीखने के अवसर मिलते रहे तो वे गरीबी से बाहर निकल सकते हैं और अपने जीवन स्तर में अपना सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो क्या है, गरीबी और जीवन पर्यंत का बहुत गहरा संबंध हमें देखने को मिला है। यानी जीवन पर्यंत अधिगम जो है आपका, वो क्या है कि पूरे जीवन भर आप जब नई नई बातें सीखते हैं, अपने ज्ञान को और कौशल को बढ़ाते हैं, तो वही आपका जीवन पर्यंत अधिगम यहाँ पे कहलाता है। वही गरीबी की बात करें तो गरीबी का मतलब यहाँ पे क्या है, आय की कमी से नहीं है। यानी आपका वो वाली गरीबी नहीं है, आपके रोजगार से आपके आय से, आपकी इनकम वाली यहाँ पे गरीबी नहीं है, बल्कि यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अवसरों की कमी वाली यहाँ पे गरीबी यहाँ पे बताई गई है। तो यदि लोगों को यहाँ पे सीखने के अवसर मिलते हैं तो वे गरीबी से बाहर निकल सकते हैं और अपने जीवन के स्तर को यहाँ पे सुधार सकते हैं। तो इस तरीके से हमें गरीबी और जीवन पर्यंत अधिगम के बीच में गहरा संबंध देखने को मिलता है। तो चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपका पहला पॉइंट क्या कहता है कि शिक्षा गरीबी दूर करने का सबसे बड़ा आपका प्रमुख साधन है। यानी शिक्षा क्या है कि गरीबी को दूर करने का सबसे प्रमुख साधन है। यानी जीवन भर सीखने से व्यक्ति अपने नए कौशल प्राप्त करता है, जिससे उसे बेहतर रोजगार और आय के अवसर यहाँ पे मिलते हैं। इससे आपकी गरीबी जो है वो कम होती है। यानी शिक्षा ही एक ऐसा साधन है आपका, जब आप शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो यहाँ पे व्यक्ति क्या कर रहा है, जीवन भर अपना कुछ ना कुछ नया वो सीखता है, नई चीजों को सीखता है, नए कौशलों को प्राप्त करता है, नई स्किल्स अपने अंदर डेवलप करता है। तो इससे क्या होता है कि बेहतर रोजगार के अवसर उसके सामने आते हैं और आय के अवसर भी उसे मिलते हैं, जिससे आपकी गरीबी जो है वो कम होती है। वही देखो, अगर हम इसे एक उदाहरण से समझे तो कोई भी मजदूर है, यदि सिलाई, कंप्यूटर या मोबाइल रिपेयरिंग के लिए वो क्या करता है, ट्रेनिंग लेता है, यानी आपका प्रशिक्षण लेता है, तो उसकी जो आय है वो पहले से अधिक हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, आपका शिक्षा क्या कर रही है, गरीबी को दूर करने का प्रयास कर रही है। वही अगला पॉइंट क्या कहता है कि कौशल विकास से रोजगार के अवसर यहाँ पे आपके बढ़ते हैं। यानी कौशल विकास से रोजगार के अवसर किस तरीके से बढ़ेंगे, तो देखो, जीवन पर्यंत अधिगम व्यक्ति को यहाँ पे बदलती तकनीकों के बारे में और नई आवश्यकताओं के अनुसार वो क्या कराती है, यहाँ पे तैयार कराती है। इससे जो आपके स्वरोजगार और नौकरी देने की जो संभावनाएं हैं वो भी यहाँ पे बढ़ती है। वही इसको उदाहरण से समझे तो देखो, एक किसान जो है वो आधुनिक खेती की तकनीक सीखकर कम लागत और अधिक उत्पादन यहाँ पे कर सकता है। यानी ये पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि कौशल विकास यहाँ पे आपका बहुत जरूरी है। कौशल विकास से आप यहाँ पे अपने रोजगार के अवसर बढ़ा सकते हैं। जीवन पर्यंत अधिगम जो है वो व्यक्ति को यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसे यहाँ पे तैयार कराता है, जिससे उसको स्वयं रोजगार यानी खुद के बिजनेस करने की, या हम कह सकते हैं नौकरियां प्राप्त करने की संभावना जो है वो बहुत बढ़ती है। वही से एक एग्जांपल से समझे तो देखो, जैसे एक छोटा सा जो किसान है वो अब क्या कर रहा है, नई नई आधुनिक खेती की जो तकनीकें हैं, ठीक है, उसको सीखकर वो यहाँ पे अपनी खेती कर रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि उसकी जो लागत है वो कम लग रही है और उसकी जो प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पादन जो है
वो यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आपका जो कौशल विकास जो है वो रोजगार के अवसर यहाँ पे बढ़ाते हैं। वही अगला पॉइंट क्या कहता है कि गरीबी सीखने के अवसरों को यहाँ पे सीमित करती है, यानी लिमिटेड करती है। गरीबी जो है आपकी वो सीखने के अवसरों को यहाँ पे सीमित करती है। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो गरीब परिवारों के पास ना शिक्षा, किताबें, इंटरनेट और प्रशिक्षण की सुविधाएं यहाँ पे बहुत कम होती हैं, इसलिए वे जीवन भर सीखने के अवसरों से क्या रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। यानी गरीब परिवारों के पास ये सारी की सारी सुविधाएं जो है आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी, जैसे बुक्स है, ठीक है, एजुकेशन है, इंटरनेट है, ट्रेनिंग है, ये सारी सुविधाएं ना उनके पास बहुत कम होती है, इसलिए पूरे जीवन भर सीखने के जो अवसर है इनसे वो वंचित रह जाते हैं, यानी इनसे वो दूर रह जाते हैं, नहीं प्राप्त कर पाते। वहीं इसे एक छोटे से उदाहरण से समझे तो देखो कई बच्चे जो है वो आर्थिक कठिनाइयों के कारण ना अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, कम उम्र में ही वो क्या करने लगते हैं, काम करने लगते हैं। यानी कई बच्चे जो है अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण, ठीक है, फाइनेंशियली कंडीशन जो है उनकी फाइनेंशियली कंडीशन जो है अच्छी ना होने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, अपना कम उम्र में ही यहाँ पे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और वो सीधा अपना काम में लग जाते हैं। वहीं अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि जागरूकता और आत्मनिर्भरता यहाँ पे बढ़ती है, यानी जीवन पर्यंत अधिगम से यहाँ पे व्यक्ति अपने अधिकारों को, सरकारी योजनाओं को, स्वास्थ्य और वित्तीय प्रबंधन की यहाँ पे जानकारी प्राप्त करता है और इससे वे आत्मनिर्भर बनता है। उदाहरण से समझे तो देखो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी महिलाएं हैं वो महिलाएं प्रशिक्षण लेकर छोटे व्यवसाय अपने यहाँ पे शुरू कर सकती हैं और अपने परिवार की जो इनकम है, जो आय है, उसको यहाँ पे बढ़ा सकती है। तो यानी शिक्षा यहाँ पे क्या कर रही है, जीवन पर्यंत अधिगम, यानी आपका जीवन पर्यंत अधिगम यहाँ पे क्या कर रहा है कि अपने अधिकारों के प्रति, सरकार की योजनाओं के प्रति, स्वास्थ्य और वित्तीय प्रबंधन के प्रति यहाँ पे व्यक्ति को जागरूक बना रहा है, उसे जानकारी प्राप्त कर रहा है, जिससे वो यहाँ पे आत्मनिर्भर बन रहा है। वही छोटे से एग्जाम्पल से समझे तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल क्या कहता है कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी महिलाएं हैं वो ट्रेनिंग लेती हैं, अलग अलग छोटे छोटे व्यवसाय वो अपने यहाँ पे शुरू कर सकती है, जिससे वो अपने परिवार की जो आय है उसे बढ़ा सकती है। वही अगला पॉइंट क्या कहता है कि सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान, जब अधिक लोग यहाँ पे शिक्षित और कुशल बनते हैं तो समाज का जो आर्थिक विकास है वो भी यहाँ पे होता है, इससे आपके जो रोजगार के अवसर है वो बढ़ते हैं और गरीबी का स्तर भी यहाँ पे कम होता है। उदाहरण से समझे तो देखो डिजिटल शिक्षा के माध्यम से जो आपके गांव के युवा जो है इन्होंने अपना ऑनलाइन कार्य सीख कर रोजगार यहाँ पे क्या करे हैं, प्राप्त करे हैं। तो यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक विकास दोनों में ही यहाँ पे हमें योगदान देखने को मिल रहा है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग अगर पढ़े लिखे होंगे, ठीक है, कुशल होंगे, तो यहाँ पे समाज का जो आर्थिक विकास है वो भी होगा, ठीक है, इससे आपके रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और गरीबी का स्तर भी कम होगा। छोटे से एग्जांपल से समझे तो डिजिटल शिक्षा के माध्यम से, यानी जितने भी आपके गांव के युवा थे उन्होंने यहाँ पे ऑनलाइन कार्यों को सीखा और यहाँ पे फिर उन्होंने रोजगार के जो अवसर है वो प्राप्त करे। वही अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि गरीबी कम करने में जीवन पर्यंत अधिगम की क्या भूमिका है, यानी क्या इंपॉर्टेंस है इसकी यहाँ पे गरीबी को कम करने में। तो देखो कौशल विकास को ये बढ़ावा देता है, रोजगार और आपके स्वरोजगार को यहाँ पे अवसर बढ़ाता है, वहीं आपका आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता जो है इसको भी विकसित करता है, सामाजिक समानता और आर्थिक विकास को भी यहाँ पे प्रोत्साहित करता है, वहीं आपको नई तकनीकों और बदलते समय के अनुसार जो व्यक्ति है उसको सक्षम भी यहाँ पे ये बनाता है। तो इस तरीके से आपकी गरीबी को कम करने में जीवन पर्यंत अधिगम की जो भूमिका है वो हमें देखने को मिलती है। वहीं स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो यहाँ पे आपका निष्कर्ष क्या कहता है कि गरीबी और जीवन पर्यंत अधिगम का जो संबंध है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जहां आपकी गरीबी शिक्षा और सीखने के अवसरों को यहाँ पे सीमित करती है, वहीं आपका जो जीवन पर्यंत अधिगम जो है वो गरीबी से बाहर निकलने का प्रभावी यहाँ पे माध्यम बनता है। इसलिए सरकार और शैक्षिक संस्थानों और समाज को मिलकर यहाँ पे एक ऐसे अवसर उपलब्ध कराने चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति जो है वो जीवन भर सीख सके, अपने कौशलों का यहाँ पे विकास कर सके और सम्मानजनक जीवन यहाँ पे जी सके। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या कहता है कि गरीबी और जीवन पर्यंत अधिगम जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से उनका गहरा संबंध है। गरीबी आपकी शिक्षा और सीखने के अवसरों को यहाँ पे लिमिटेड बनाती है, वहीं जीवन पर्यंत अधिगम जो है आपको गरीबी से बाहर निकलने का प्रभावी माध्यम यहाँ पे बनाता है। इसलिए सरकार को और आपके जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, यानी शैक्षिक संस्थान जो है और जो समाज जो है, सोसाइटी जो है, इन सबको मिलकर एक ऐसे अवसर जो है आपके उपलब्ध कराने चाहिए जिससे हर व्यक्ति जो है वो जीवन भर सीख सके, अपने कौशलों का विकास कर सके और अपना जो जीवन है उसे सम्मान पूर्वक जी सके। वहीं अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आपके अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में जीवन पर्यंत अधिगम के क्या घटक थे, समझाइए।
यानी अब हम जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में जो आपकी जीवन पर्यंत अधिगम जो था उसके कौन कौन से घटक थे। तो देखो जीवन पर्यंत अधिगम, जैसा भी हमने इसका अर्थ जाना ऊपर कि ये क्या है कि जीवन के हर चरण में निरंतर सीखते रहना ही आपका क्या कहलाता है, जीवन पर्यंत अधिगम यहाँ पे कहलाता है। तो वही अगर हम बात करें आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल की, तो ये आपका 1757 से 1858 तक यहाँ पे भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी इसमें कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें देखने को मिले। तो इस समय में ना आपका पारंपरिक जो शिक्षा थी इसके साथ साथ आपकी आधुनिक शिक्षा की भी यहाँ पे शुरुआत हुई। यानी लोगों ने यहाँ पे केवल आपके विद्यालयों में ही नहीं बल्कि समाज, कार्यस्थल और अनुभवों से भी यहाँ पे सीखना जारी रखा था। तो यही जीवन पर्यंत अधिगम का जो आधार था वो यहाँ पे माना गया। तो किस तरीके से इसके कौन कौन से आपके प्रमुख घटक रहे हैं इसको जानते हैं। तो देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में ना जीवन पर्यंत अधिगम जो है उसके कौन कौन से प्रमुख घटक है इसको समझते हैं। तो पहला घटक यहाँ पे आपका कौन सा है कि पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था, यानी कंपनी जो थी, कंपनी शासन के प्रारंभिक समय में आपकी गुरुकुल, पाठशालाएं, मदरसे और टोल शिक्षा के यहाँ पे क्या थे, प्रमुख केंद्र थे। यहाँ आपको धर्म, भाषा, गणित, दर्शन और नैतिक शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी। लोग जीवन भर इन संस्थानों से क्या करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे। यानी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ करता था कि कंपनी के शासन में ना प्रारंभिक समय में यहाँ पे आपकी जो गुरुकुल है, ठीक है, पाठशालाएं हैं, मदरसे हैं, टोल है, इन सब के माध्यम से क्या दी जाती थी, यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी, जिसमें आपको धर्म, भाषा, गणित, दर्शन, नैतिक शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी। और लोग जीवन भर इन्हीं संस्थानों से क्या करते थे, यहाँ पे अपना ज्ञान प्राप्त करते थे। वही क्या हुआ, आपका आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजी शिक्षा को यहाँ पे ज्यादा बढ़ावा दिया। 1835 में मैकाले के शिक्षा संबंधी प्रस्ताव के बाद यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का विस्तार हुआ। इससे आपका जो विज्ञान है, गणित है, इतिहास है और आधुनिक विषय जो है इनमें इन सब विषयों का जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचाया गया। तो इस तरीके से आपकी जो आधुनिक शिक्षा का जो शुरुआत जो है वो हमें देखने को मिली। वही अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा, यानी कंपनी शासन में आपका जो प्रशासन है, कानून है, चिकित्सा है, इंजीनियरिंग है, ये जैसे क्षेत्रों में आपको प्रशिक्षण दिया जाने लगा। इससे लोगों के जो रोजगारों के लिए जो आवश्यक कौशल है वो उन्हें प्राप्त हुए और जीवन भर नए कार्य से वो क्या रहे, सीखते रहे। तो देखो यहाँ पे व्यवसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पे भी जोर दिया गया। यानी कंपनी शासन में जो आपका प्रशासन था, कानूनी चिकित्सा थी, ठीक है, कानून था और जो चिकित्सा थी और आपका जो इंजीनियरिंग था, इन सारे क्षेत्रों में यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाने लगी, यानी प्रशिक्षण दिए जाने लगा। लोगों को यहाँ पे रोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त कराए गए, जिससे वो जीवन भर नए कार्य जो है सीखते रहे। वही अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि मुद्रण कला और पुस्तकों का विकास, यानी प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद ना आपकी जितनी भी पुस्तकें थी, समाचार पत्र थे, पत्रिकाएं थी, ये और भी ज्यादा अधिक मात्रा में प्रकाशित होने लगी। इससे लोगों को नई जानकारियां मिली और स्वयं अध्ययन यानी सेल्फ लर्निंग की भी जो प्रवृत्ति है वो भी बढ़ने लगी। तो इस तरीके से मुद्रण काल और पुस्तकों का विकास हमें देखने को मिला। वही आपका सामाजिक एवं धार्मिक सुधार की बात करें आंदोलन की, तो देखो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में आपका जो राजा राम मोहन राय है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, इन सब और भी जो आपके अन्य समाज सुधारक है ना, इन सब ने मिलकर क्या करा, शिक्षा को महत्व दिया, शिक्षा के महत्व पर जोर दिया, बल दिया। उन्होंने यहाँ पे स्त्री शिक्षा, सामाजिक समानता, वैज्ञानिक सोच को यहाँ पे बढ़ावा दिया, जिससे समाज में आपके सीखने का जो वातावरण है वो बना। यानी सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भी यहाँ पे अपनी भूमिका निभाई। जितने भी आपके समाज सुधारक थे इन्होंने शिक्षा के ऊपर विशेष बल दिया, जिससे आपकी स्त्री शिक्षा, समानता, सामाजिक समानता और वैज्ञानिक सोच को यहाँ पे बढ़ावा मिला और समाज में आपके सीखने का जो वातावरण है वो भी बना हुआ नजर आया। वही अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि प्रशासनिक प्रशिक्षण, यानी अब इसका मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट का ये क्या कहना चाहता है कि देखो कंपनी को ना अपने प्रशासन के लिए यहाँ पे प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता थी, इसलिए लेखा, कानून, भाषा और कार्यालय कार्यों का प्रशिक्षण यहाँ पे दिया गया। इससे आपका व्यवहारिक ज्ञान जो था वो विकास हुआ, व्यवहारिक ज्ञान का विकास हुआ। यानी कंपनी को अपने प्रशासन के कार्यों के लिए यहाँ पे एकदम एजुकेटेड एम्प्लॉयज चाहिए थे, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्या करा, कानून भाषा और कार्यालय भाषाओं के लिए भी यहाँ पे उन्होंने लोगों को ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दिया, जिससे उनका जो व्यवहारिक ज्ञान जो था वो भी विकसित हुआ। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो देखो अनुभव आधारित शिक्षा, यानी कृषि, व्यापार, हस्तशिल्प और अन्य पारंपरिक व्यवसायों में लोग जो थे वो परिवार और समाज के अनुभव से यहाँ पे सीखते थे और ये पूरा जीवन पर्यंत अधिगम का एक महत्वपूर्ण भाग यहाँ पे माना गया। यानी अनुभव आधारित शिक्षा के अंदर आपका कृषि, व्यापार, हस्तशिल्प और
पारंपरिक जो व्यवसाय थे इससे लोग जुड़े हुए थे और परिवार और समाज के अनुभव के आधार पर ही यहाँ पे सीखते थे और इसी तरीके से इनका जीवन पर्यंत अधिगम जो है वो चलता रहा। वहीं अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो यहाँ पे आपका निष्कर्ष क्या कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में जीवन पर्यंत अधिगम के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। पारंपरिक शिक्षा के साथ आपका आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी भाषा, तकनीकी प्रशिक्षण, मुद्रण कला तथा सामाजिक सुधार आंदोलनों ने यहाँ पे सीखने के नए अवसर प्रदान करे। यद्यपि इस शिक्षा व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य था वो कंपनी के प्रशासन के लिए कर्मचारियों को यहाँ पे तैयार कराना था, फिर भी इसने भारत में आपका आधुनिक और जीवन पर्यंत अधिगम को यहाँ पे क्या करा, मजबूत नींव उसकी यहाँ पे रखी। वही स्टूडेंट्स आपका अगला पॉइंट यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपका क्या कहता है कि जीवन कौशल क्या है। जीवन कौशल क्या है और जीवन पर्यंत अधिगम के उन्नयन में जो आपका जीवन कौशल की जो भूमिका है वो क्या है, उसकी व्याख्या कीजिए। तो देखो, जीवन कौशल वे आवश्यक क्षमताएं हैं जो व्यक्ति को जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का सही ढंग से सामना करने, उचित निर्णय लेने तथा सफल और संतुलित जीवन जीने में सहायता करती है। तो ये कौशल केवल आपके विद्यालय शिक्षा तक सीमित नहीं होते, बल्कि पूरे जीवन में सीखने और स्वयं को विकसित करने की पूरी एक प्रक्रिया का आधार बनते हैं। तो जीवन पर्यंत अधिगम यानी आपका लाइफ लॉन्ग लर्निंग का अर्थ यहाँ पे क्या है कि जीवन के प्रत्येक चरण में नई जानकारी, कौशल, अनुभव प्राप्त करते रहना। जीवन कौशल इस निरंतर सीखने की प्रक्रिया को यहाँ पे क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका जीवन कौशल जो है वो आपके आवश्यक क्षमताएं हैं जो व्यक्ति के जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को उसका सामना करने, उसके अंदर उसको किस तरीके से निर्णय लेने हैं, उचित निर्णय लेने हैं और सफल और संतुलित जीवन किस तरीके से जीना है, इन सब में यहाँ पे जो जीवन कौशल है उसकी सहायता करते हैं। और ये कौशल आपका विद्यालय शिक्षा तक सीमित नहीं होते, बल्कि पूरे जीवन में सीखने और अनुभव करने से ही ये विकसित होते हैं। तो यहाँ पे जीवन पर्यंत अधिगम जो है इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जीवन के हर चरण में नई जानकारी को हासिल करना, नए कौशलों को सीखना, अनुभव प्राप्त करते रहना, वही आपका जीवन पर्यंत अधिगम यहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम इसे थोड़ा सा डिटेल में समझे तो जीवन कौशल का अर्थ यहाँ पे क्या है इसको जानते हैं। तो देखो, जीवन कौशल वे आपके व्यवहारिक और मानसिक क्षमताएं होती है जो व्यक्ति को यहाँ पे समस्याओं का समाधान करने, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने और भावनाओं को यहाँ पे नियंत्रित करने तथा आपकी जो बदलती परिस्थितियां हैं इसके अनुसार स्वयं को ढालने में सक्षम बनाती है, वही आपका क्या कहलाता है, जीवन कौशल यहाँ पे कहलाता है। वही अगर हम बात करें आपका मुख्य जीवन कौशल की, कौन कौन से हैं, तो देखो मुख्य जो जीवन कौशल है आपका पहला क्या है कि निर्णय लेने की क्षमता को यहाँ पे विकसित करता है, समस्या समाधान कौशल को डेवलप करता है, रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच को भी यहाँ पे क्या करता है, विकसित करता है। वही आपका प्रभावी संचार कौशल, ये भी आपका जीवन कौशल के अंदर आता है। आत्म जागरूकता, सहानुभूति यानी दूसरों की भावनाओं को यहाँ पे समझना, भावनाओं का प्रबंधन करना, ठीक है, तनाव प्रबंधन करना, आत्मविश्वास, टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता, तो ये सारे क्या है आपके जीवन कौशल है, मुख्य जीवन कौशल। वही अगर हम बात करें जीवन पर्यंत अधिगम के उन्नयन में जो आपके जीवन कौशलों की भूमिका है वो क्या है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या कहता है कि सीखने में रुचि बढ़ती है। यानी जीवन कौशल जो है वो व्यक्ति में नई चीजों को सीखने के लिए ना जिज्ञासा और उत्साह को यहाँ पे पैदा करते हैं। यानी आपका क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट को यहाँ पे व्यक्ति के अंदर लेकर आते हैं नई चीजों को सीखने के लिए, और इससे आपका जो जीवन भर जो सीखने की जो प्रेरणा है वो भी यहाँ पे व्यक्ति को मिलती है। बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढालने में सहायता, यानी आज के समय में तकनीक और समाज तेजी से यहाँ पे बदल रहा है। जीवन कौशल व्यक्ति को यहाँ पे इन परिवर्तनों के साथ और इन परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को ढालने में, यहाँ पे विकसित करने में मदद करते हैं। वहीं आपका समस्या समाधान की बात करें तो समस्या समाधान की जो क्षमता है इसको विकसित करने में भी हमें देखने को ये मिलता है। यानी जीवन में आने वाली जितनी भी आपकी कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, उनका समाधान सोच समझकर करने की जो क्षमता है वो जीवन कौशलों से ही आपकी विकसित होती है। तो इससे जो आपकी पूरी सीखने की प्रक्रिया है वो भी निरंतर बनी रहती है। वही अगला पॉइंट क्या कहता है कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ते हैं। यानी जीवन कौशल जो है वो व्यक्ति को अपने निर्णय लेने और नई जिम्मेदारियों को समझने के लिए या निभाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, सक्षम बनाते हैं। प्रभावी संचार को बढ़ावा देते हैं, यानी अच्छा संवाद यानी कम्युनिकेशन, विचारों का आदान प्रदान करने या फिर आपकी सीखने की जो पूरी प्रक्रिया है इसको भी आसान बनाते हैं और प्रभावी बनाते हैं। वही अगला पॉइंट कहता है कि रोजगार और करियर में भी जीवन कौशल आपकी सहायता करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं, तो देखो जीवन कौशल जो है ना व्यक्ति को नई तकनीकें सीखने, कार्यस्थल में बेहतर प्रदर्शन करने और रोजगार के नए अवसर देने में भी यहाँ पे मदद करते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि सामाजिक और नैतिक विकास, यानी जीवन
कौशल व्यक्ति के सहयोग, सहानुभूति, जिम्मेदारी और सामाजिक मूल्यों का भी विकास करते हैं ताकि समाज का एक जिम्मेदार नागरिक वो यहाँ पे बन सके। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर भी बनाते हैं, यानी जीवन कौशल से आपका तनाव और भावनाओं का सही प्रबंधन करने में आपको मदद मिलती है। व्यक्ति की जो सकारात्मक सोच है वो भी यहाँ पे वो सीखता है और नई चीजों से सीखने के लिए भी वो प्रेरित यहाँ पे रहता है। तो इस तरीके से ये मानसिक स्वास्थ्य को भी यहाँ पे बेहतर बनाने में भूमिका निभाते हैं। वही स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो आपका निष्कर्ष यहाँ पे क्या कहता है कि जीवन कौशल जो है ना वो यहाँ पे व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है। ये केवल आपका दैनिक जीवन को यहाँ पे सरल नहीं बनाता बल्कि जीवन पर्यंत अधिगम को भी प्रोत्साहित करता है। निर्णय क्षमता, संचार, समस्या समाधान, आत्मविश्वास और अनुकूलन जैसे जितने भी आपके कौशल है वो व्यक्ति को यहाँ पे जीवन भर सीखने, बदलती परिस्थितियों का सामना करने तथा व्यक्तिगत और सामाजिक और व्यवसायिक जीवन में भी आपकी सफलता प्रदान करने में सहायता करते हैं। ठीक है, और इसलिए व्यक्ति के लिए जो आपके जीवन कौशल जो है उसका विकास करना बहुत जरूरी होता है। यानी इस प्रश्न को पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आया कि जो जीवन कौशल है वो व्यक्ति के होलिस्टिक डेवलपमेंट में यानी आपका सर्वांगीण विकास में करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये केवल आपका दैनिक जीवन को सरल बनाने तक ही सीमित नहीं होते बल्कि पूरे जीवन भर आपको सीखने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं, जिसमें आपकी निर्णय क्षमता, संचार, समस्या समाधान, आत्मविश्वास और अनुकूलन जैसे कौशल जो है वो व्यक्ति को जीवन भर सीखने में और बदलती परिस्थितियों का सामना करने के लिए उन्हें तैयार करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन कौशल का जो विकास है वो इसलिए जरूरी यहाँ पे होता है। वही स्टूडेंट्स, आपका अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है कि भारत में जो जीवन पर्यंत अधिगम है इसके प्रसार में रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो देखो, जीवन पर्यंत अधिगम का अर्थ हम पहले भी जान चुके हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, जीवन पर्यंत अधिगम का अर्थ है कि व्यक्ति जीवन भर नई नई बातें सीखता है, नई नई बातें सीखता रहे और अपने ज्ञान और कौशल तथा व्यक्तित्व का नियंत्रण विकास करता रहे। भारत में इस विचार को आगे बढ़ाने में जो रविंद्रनाथ टैगोर है और जो महात्मा गांधी है, इन दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोनों ने ऐसी शिक्षा का समर्थन किया है जो केवल पुस्तक तक सीमित ना होकर बल्कि जीवन से भी आपकी जुड़ी हो। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी की भूमिका रही है जीवन पर्यंत अधिगम में। तो देखो, रविंद्रनाथ टैगोर जी का ना मानना यहाँ पे ये था कि जो शिक्षा का उद्देश्य केवल आपका परीक्षा पास करने तक नहीं होना चाहिए बल्कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास भी होना चाहिए। उन्होंने यहाँ पे शिक्षा की प्रकृति, कला और संस्कृति के साथ जोड़ने पर भी बल दिया है। यानी शिक्षा को इन्होंने सिर्फ आपका पुस्तक तक ही जोड़ने तक बल नहीं दिया बल्कि शिक्षा को यहाँ पे प्रकृति से, कला से और संस्कृति से भी जोड़ने का भी इन्होंने यहाँ पे बल दिया है। वही इनके प्रमुख योगदान कौन से हैं वो समझते हैं। तो देखो, इन्होंने ना यहाँ पे शांति निकेतन की स्थापना करी जहां खुले वातावरण में शिक्षा दी जाती थी और वे अपने अनुभव के माध्यम से यहाँ पे सीखने यानी लर्निंग बाय एक्सपीरियंस के समर्थक ही माने जाते थे। यानी यहाँ पे खुद के अनुभवों से सीखने के लिए ये क्या माने जाते थे, समर्थक माने जाते थे। यानी इन्होंने ज्यादातर जो लर्निंग बाय एक्सपीरियंस है इसका ज्यादातर इन्होंने क्या करा, समर्थन करा। उन्होंने संगीत, नृत्य, चित्रकला, साहित्य, हस्तकला इन सबको शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग बनाया। उनका ऐसा मानना है कि सीखने की जो पूरी प्रक्रिया है ना वो जीवन भर चलती रहनी चाहिए, यानी जीवन भर चलती रहनी चाहिए, कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। उन्होंने यहाँ पे शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से जोड़ते हुए विश्व बंधुत्वता और मानवता का भी यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, संदेश दिया। वे विद्यार्थियों को यहाँ पे स्वतंत्र सोच और रचनात्मकता और आत्मविश्वास का जो विकास है ये भी उसके अंदर करना चाहते थे। यानी विद्यार्थियों के अंदर इनका ऐसा मानना है कि विद्यार्थियों के अंदर स्वतंत्र सोच होनी चाहिए, रचनात्मकता होनी चाहिए और आत्मविश्वास जो है वो होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो भूमिका थी जीवन पर्यंत शिक्षा में वो हमने जाना, या हम कह सकते हैं जीवन पर्यंत अधिगम में जो उनकी भूमिका थी वो क्या थी। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी की क्या भूमिका है। तो देखो, महात्मा गांधी जी ने ना शिक्षा को यहाँ पे आत्मनिर्भरता, श्रम और नैतिक मूल्यों से जोड़ा। उन्होंने नई तालीम यानी बेसिक एजुकेशन का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत करा। उनके प्रमुख योगदान कुछ इस प्रकार से है, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी का क्या योगदान रहा, तो देखो इन्होंने ना शिक्षा को यहाँ पे जीवन और कार्यों से जोड़ने पर विशेष बल दिया। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पे किसी ना किसी उत्पादक कार्य के माध्यम से सीखना चाहिए। उन्होंने श्रम की गरिमा को यहाँ पे शिक्षा का महत्वपूर्ण आधार माना। गांधी जी ने यहाँ पे वयस्क शिक्षा और ग्राम शिक्षा दोनों को ही बढ़ावा दिया ताकि सभी लोग जो है वो जीवन भर सीख सके। यहाँ पे गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, सहयोग,
स्वावलंबन और नैतिक मूल्यों पर भी आधारित जो शिक्षा थी, इसका इन्होंने समर्थन करा। उनका ऐसा मानना है कि शिक्षा जो है ना, व्यक्ति को समाज की सेवा के योग्य बनाती है, तो उसका जो नियंत्रण विकास है वो होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे गांधी जी के जो विचार थे वो हमें देखने को मिले। वहीं अगर हम बात करें जीवन पर्यंत अधिगम में दोनों का योगदान क्या था, यानी रविंद्रनाथ जी का और जो आपका महात्मा गांधी जो है, इन दोनों का ही योगदान क्या था जीवन पर्यंत अधिगम में, तो इसको समझते हैं। तो देखो, शिक्षा को जीवन से जोड़ने पर इन्होंने दोनों ने ही बल दिया। अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान को दोनों ने महत्व दिया और व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास पर भी इसमें ध्यान दिया गया। सभी वर्गों के लोगों के लिए यहाँ पे शिक्षा को जरूरी इन्होंने माना और आत्मनिर्भर, जिम्मेदारी और जागरूक नागरिक बनने का भी इन्होंने यहाँ पे प्रयास किया। वही शिक्षा को जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया भी इन्होंने माना। तो वहीं अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो यहाँ पे आपका निष्कर्ष क्या कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी दोनों ने ही भारत में जीवन पर्यंत अधिगम को यहाँ पे मजबूत नींव रखी है उसकी। ठीक है, टैगोर जी ने यहाँ पे शिक्षा में रचनात्मकता, प्राकृतिक, सांस्कृतिक महत्व को यहाँ पे संस्कृति को महत्व दिया, जबकि आपके गांधी जी ने यहाँ पे शिक्षा को श्रम, आत्मनिर्भरता और नैतिक मूल्यों के साथ जोड़ा। तो उनके जो विचार है वो आज भी नई शिक्षा नीति और आजीवन सीखने की जो धारणा है, इसके लिए प्रेरणा का सूत्र है। इसलिए दोनों महान विचारकों का जो योगदान है वो भारत में जीवन पर्यंत अधिगम के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।